आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त करने की रचना विधि। निम्नलिखित वाक्यों को हम देखेंगे, उनके द्वारा समझेंगे। राजा का कुमार सख्त बीमार था, यानी राजकुमार सख्त बीमार था। उपयुक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि राजा का कुमार संक्षिप्त रूप राजकुमार हो गया है, अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों तथा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तात्पर्य यह है कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। जब वे दो या अनेक पद एक हो जाते हैं तब समास होता है। समास होने के पूर्व पदों के रूप को बिखरे रूप समास विग्रह कहा जाता है और समास होने के बाद संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहा जाता है या सामासिक पद कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में राजा का कुमार समास विग्रह है और राजकुमार को हम समस्त पद कहेंगे। समास के भेद। हिंदी में समास के मुख्य 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। यहाँ हम 4 के बारे में पढ़ेंगे, 4 समासों का अध्ययन करेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वह शब्द अवयव हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समान उपयोग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव का पूर्व पद अवयव होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अवयव ही रहता है। क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है, वे अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका हम कभी भी उपयोग करें, चाहे लिंग परिवर्तन हो, चाहे वचन परिवर्तन, चाहे काल परिवर्तन, लेकिन वह शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, उन्हें अवयव कहा जाता है। इन व्याख्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। वह यथाशक्ति प्रयत्न करेगा। लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह आजीवन लोगों की सेवा करता है। इसका हम समस्त पद और समास विग्रह देखेंगे। पहला है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन। तीसरा है आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। दूसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपयुक्त व्याख्या के संदर्भ में कर्मधारय समास के उदाहरण निर्देशित हैं। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, ऐसे उदाहरण। समस्त पद विग्रह। समस्त पद विग्रह यानी समास विग्रह भी देखेंगे और समस्त पद भी देखेंगे, सामासिक पद भी देखेंगे। पहला है महापुरुष, महान पुरुष। अंधकूप, अंधा है जो कूप। पकवान, पक्व अन्न। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सुहास, सुंदर है जो हंसी। सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु। सुविचार, अच्छा है जो विचार। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। नवा अंकुर, नव है जो अंकुर। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। महावीर, महान है जो वीर। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गाय, नीली है जो गाय। अब हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसमें पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, ऐसे उदाहरण। समस्त पद और विग्रह। न्यायोचित, न्याय है जो उचित। अधपका, आधा है जो पका। उपमेय उपमान का संबंध हो। अब उपमेय और उपमान का संबंध हो, ऐसे उदाहरण देखेंगे। जिसकी तुलना किसी से की जाती है, किसी अन्य से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चरण कमल समस्त पद का विग्रह होगा, चरण रूपी कमल। इसमें चरण उपमेय और कमल उपमान है। पहला पद उपमेय हो, ऐसे उदाहरण। समस्त पद और समास विग्रह। स्त्री रतन, स्त्री रूपी रतन। दूसरा देह लता, देह रूपी लता। नरसिंह, न रूपी सिर, सिंह। ग्रंथ रतन, ग्रंथ रूपी रतन। नयन बाण, नयन रूपी बाण। अब पहला पद उपमान हो, ऐसे उदाहरण। समस्त पद और समास विग्रह। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। भुजदंड, दंड के समान भुजा। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। पाषाण हृदय, पाषाण के समय जो हृदय। कनकाब, कनक के समान आभा। कनक लता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। धातव्य। जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे तीसरे समास, द्विगु समास के बारे में। जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक हो या परिमाणवाचक विशेषण हो,
होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब संख्यावाचक जहाँ क्लियर हो कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, 2, 5, 3 आदमी, 3 फल, ऐसे। परिमाणवाचक जब हम कहते हैं 1 किलो शक्कर, 2 किलो आटा, जिन्हें हम प्रॉपरली गिन नहीं सकते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, वहाँ द्विगु समास होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है त्रिकाल, तीनों कालों का समूह, जैसे कालों को हम गिन सकते हैं, तो ये होगा संख्यावाचक विशेषण। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। अब पंच अमृत है लेकिन अमृत क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे हम प्रॉपरली नहीं गिन सकते कि उसमें कितने अमृत हैं, इसलिए ऐसे विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इन उदाहरण में क्रमांक 1 और 2 में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है, क्रमांक 3 में पहला शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, अतः ये द्विगु समास है। इनके अन्य उदाहरण हम देखेंगे। समस्त पद और विग्रह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। पंचनद, 5 नदियों का समूह। चतुष्कोण, 4 कोण वाला। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। चौथा है हमारा द्वंद्व समास। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे सत्य और असत्य का समस्त पद होगा सत्यासत्य, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अवयव और का लोप होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। पहला है ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। माता पिता, माता और पिता। गाय बैल, गाय और बैल। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। इतरेतर द्वंद्व समास में हमने देखा समुच्चय बोधक अवयव का लोप होता है। अवयव जैसे हमने आपको पहले ही कहा, चाहे अवयव शब्द ऐसे होते हैं किसी भी काल में उपयोग किए जाएं, किसी भी लिंग के लिए उपयोग किए जाएं या किसी भी वचन के लिए, एक वचन या बहुवचन के लिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसा शब्द है और, तो कह रहे हैं समस्त पद हम जोड़ते हैं तो उसमें से वो और का लोप हो जाता है, मतलब और शब्द को हटा देते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो उस शब्द का उपयोग होने लगता है। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अवयव या व अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। पहले में था कि और लोप हो जाता है यानी हट जाता है, इसमें है या वा शब्द का उपयोग या अथवा शब्द का उपयोग, अवयव जो हैं ऐसे शब्द हट जाते हैं। इनके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। समस्त पद विग्रह। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। हाँ ना, हाँ या ना। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। जोड़ तोड़, जोड़ना या तोड़ना। गुण दोष, गुण या दोष। हमने यहाँ देखा यहाँ या ना या अथवा शब्द विग्रह करने पर जुड़ जाएंगे और समस्त पद करने पर हट जाएंगे। तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी वगैरह। कपड़ा लत्ता वगैरह। सेठ साहूकार, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग। रुपया पैसा, रुपए पैसे, गहने वगैरह। ऐसे शब्द कि जिनमें और वगैरह है शब्द भी जुड़ सकते हैं और वैसे और भी शब्द हो सकते हैं, उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। अब देखेंगे धातव्य बिंदु। जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाता है। जैसे भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, यहाँ भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है, अतः यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद।